हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 6.6। हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ऑलरेडी देख लिए हैं। तो हमको पता है कि पाई डायग्राम कैसे बनाना है, उसका टेबल कैसे बनता है, थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 5th और 6th में पाई डायग्राम बनाने नहीं बोला, ऑलरेडी आपको पाई डायग्राम बना के दिया है। ठीक है, तो कंपास वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि थीटा कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अगर आपने पहले 4 क्वेश्चंस अच्छे से नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा हम लोग थीटा कैसे कैलकुलेट करते थे। और अगर आपने देख लिया है तो आपको 5th क्वेश्चन एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमेशा की तरह पहले मैं रफ में कराऊंगा एंड देन इसको फेयर में सॉल्व करेंगे। अगर इसके आगे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। The pie diagram in figure 6.13 shows the proportions of different workers in a town. ये pie diagram है, क्या बता रहा है? Proportions of different workers in a town. कितने लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, कितने लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। You have to answer the following questions with its help. अब देख लो, 72 डिग्री लोग कंस्ट्रक्शन में काम नहीं करते। कंस्ट्रक्शन में जितने लोग काम करते हैं, अगर उसको मैं पाई डायग्राम में बनाता हूं तो एंगल 72 डिग्री का बनता है। एग्रीकल्चर में जितने लोग काम करते हैं, अगर मैं उनको पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं तो एंगल 24 डिग्री बनता है। कभी आपने सुना है क्या, अरे हमारे यहां पे एग्रीकल्चर में 24 डिग्री लोग काम करते हैं? 24 डिग्री क्या होता है? लोग होंगे ना, 50 लोग काम करते हैं, 100 लोग काम करते हैं, 10,000 लोग काम करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते कि 24 डिग्री लोग काम करते हैं। ये डिग्री इसीलिए आ रहा है बिकॉज आप ये डेटा पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो फर्स्ट से लेके 4th क्वेश्चन तक आपने क्या किया, आपको नॉर्मल नंबर्स दिए गए थे, उसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करके पाई डायग्राम बनाया। करेक्ट? एक बार देखना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंगो स्वीट लाइम वाला, खाने का मन नहीं होना चाहिए मैंगो। अभी यहां पे दिया था 30 वॉज द परसेंटेज ऑफ डिमांड मैंगो का। ठीक है, मैंगो का एंगल नहीं दिया था, लेकिन हमने मैंगो का एंगल कैसे निकाला? हमको पता है मैंगो 30 है आउट ऑफ हाउ मच? 100। तो हमने लिया जो भी मैंगो है अपॉन टोटल इंटू 360, और अगर हमने ये किया तो हमको एंगल पता चला 108 डिग्री। तो जब इसका पाई डायग्राम बनाएंगे 108 डिग्री का एंगल बनेगा। क्वेश्चन में 108 दिया है क्या कहीं पे भी? नहीं। तो नॉर्मल नंबर को आपने एक एंगल में कन्वर्ट किया, थीटा में। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब आपको 5th क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, आपको इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल नंबर में। आया समझ में? तो यहां पे हम लोग फिर से फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या था? हम लोग फॉर्मूला थीटा का देखते हैं पहले, क्योंकि आप लोग थीटा के फॉर्मूले से वेल वर्स्ड हैं। वेल वर्स्ड माने आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर मैं थीटा का फॉर्मूला लूंगा तो थीटा का फॉर्मूला क्या आता था? जो भी लेट्स से फूड है तो फूड का जो भी नंबर है अपॉन टोटल ये सबका मिला के जितना भी है इनटू 360। ये करते थे तब हमको क्या मिलता था? हमको ये थीटा मिलता था, याद है ना? बट यहां पे थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है। करेक्ट, हमको क्या निकालना है वो यहां पे क्वेश्चन दिया। ठीक है, अगर इस जगह पर मैं कंस्ट्रक्शन होता तो फूड की जगह पे कंस्ट्रक्शन लिख देता। अगर यहाँ पे होटल्स का होता तो मैं यहाँ पे होटल्स लिख देता, तो होटल्स अपॉन जो भी टोटल है इंटू 360। रफ में कर रहा हूं इसलिए फॉर्मूला छोटा शॉर्ट में लिखा है। जब मैं फेयर में करूंगा तो फॉर्मूला पूरा बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसको लिखते कैसे है वो समझो। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में ठीक से बैठेगा। पहले से सोचने जाओगे अरे इसका फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर फंस जाओगे। आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है ये। इफ द टोटल वर्कर्स इज 10,000, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन? ये सारे वर्कर्स मिला के, एग्रीकल्चर, फूड, कंस्ट्रक्शन, होटल्स, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी मिला के 10,000 लोग हैं। मतलब ये टोटल है। टोटल जो है वो 10,000 आपको दिया हुआ है। पूछा किसका है? कंस्ट्रक्शन। तो ये फूड के जगह पर मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये खाली कंस्ट्रक्शन खाली टोटल क्या समझ में आता है? कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन में कितने वर्कर्स, टोटल मतलब टोटल कितने वर्कर्स, थीटा मतलब जो भी यहां पे है ना उसका एंगल। यहां पे कंस्ट्रक्शन है ना, तो ये थीटा किसका है? कंस्ट्रक्शन का। तो अगर ये फॉर्मूले में मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो कंस्ट्रक्शन का मुझे वैल्यू मिलेगा कि नहीं? देखो, कंस्ट्रक्शन का थीटा दिया है 72 डिग्रीज, तो ये थीटा की जगह पे मैं लिख दूंगा 72 डिग्रीज इक्वल टू कंस्ट्रक्शन में कितने वर्कर्स है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पता है। टोटल वर्कर्स इज 10,000, तो यहां पे मैं लिख दूंगा अपॉन 10,000
इंटू 360। अब ये पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज अननोन है, इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये 10,000 को उधर भेज दो, मल्टीप्लाई होगा, और 360 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा। तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर 72 इंटू 10,000 अपॉन 360 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन। सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं अभी। इसको सॉल्व करेंगे, जीरो के साथ जीरो कट, क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 1 जार, 36 2 जार। 36 का टेबल नहीं आता तो 6 के टेबल में कट करो या 12 के टेबल में कट करो तो भी सेम आएगा। नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं छोटे टेबल में कट करके बताता हूं आपको। 12 3 जार 36, 12 6 जार 72, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। क्या बचा, 2 इंटू 1000। 2 इंटू 1000 कितना होता है, 2000। तो मुझे मिलेगा 2000 इक्वल टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इक्वल टू 2000 मतलब क्या, कंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने वो है, तो ये 2000 क्या है कि नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन इज 2000। तो ये पहला आंसर तो मुझे ऐसे ही मिल गया। यही फॉर्मूला आपने फर्स्ट से लेके फोर्थ क्वेश्चन में बार बार यूज किया, ठीक है। लिखेंगे कैसे वो देखेंगे, पहले ये समझ लो। अब सेम चीज यहां पे पूछी, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये सेम फॉर्मूला, ठीक है, सेम फॉर्मूला मैं कॉपी करके इधर लिखूंगा, और ये कंस्ट्रक्शन के जगह पे क्या लिखूंगा भाई। अब मुझे वो डेटा पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, दिख रहा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एडमिन या एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअल में फेयर में फॉर्मूला थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि खाली टोटल लिखोगे नहीं चलेगा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स लिखना पड़ेगा। खाली एडमिन लिखोगे नहीं चलेगा, नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये एडमिन लिखा, ये थीटा क्या 72 ही रहेगा क्या, इधर थीटा 72 था तो नहीं, ये थीटा मतलब कोई भी एंगल का नाम, ये एंगल हमेशा इसका एंगल होगा। यहां पे कंस्ट्रक्शन था तो कंस्ट्रक्शन का एंगल था 72, इसलिए यहां पे 72 आया। एडमिन है तो एडमिन का एंगल कितना है भाई, एडमिन का एंगल है 36 डिग्री, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे देयरफॉर 36 इक्वल टू एडमिन अपॉन, ये टोटल क्या आएगा भाई, टोटल तो यहां पे दिया नहीं है सेकंड वाले क्वेश्चन में। ये पूरे पाई डायग्राम के लिए टोटल फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया था कि 10,000, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे बोलो। तो यहाँ पे टोटल वर्कर्स इज 10,000, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो यहाँ पे लिख दिया 10,000 इंटू 360, तो ऐसे का ऐसा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10,000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 360 नीचे आके डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा 36 इंटू 10,000 अपॉन 360। बचा क्या राइट साइड में, सिर्फ एडमिन को अकेला छोड़ दिया, बिकॉज हमको एडमिन की वैल्यू चाहिए। अब इसको कट करके सॉल्व करते हैं, जीरो के साथ जीरो कट, 36 1 जार, 36 1 जार, बचा सिर्फ 1 इंटू 1000 विच इज वेरी डिफिकल्ट। देख लो, टेबल कर लो उंगली में, 1 इंटू 1000 इज 1000। तो मुझे पता चल गया कि एडमिन के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, 1000 लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन भी यहां पे रफ में सॉल्व हो जाता है। थर्ड में उसने क्या पूछा, उसको समझ आ गया कि यार योगेश सर्स बैक बेंचर्स के बच्चों को थीटा कैलकुलेट करके ये नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करने आता है। हम लोग इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं, हम बोलते हैं यार इसमें परसेंटेज निकाल के बता। परसेंटेज तो हमको बचपन से आता है, परसेंटेज कैलकुलेट करना हमने इतनी बार किया है कि ये क्वेश्चन भी काफी इजी लगने वाला है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन का एंगल दिया है, प्रोडक्शन के एंगल से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर मैं ट्रिक बताऊं ना आपको, तो ये देख लो, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन मतलब ये जो कितना परसेंट होगा पूरे सर्कल का वो निकालना है। तो इसका अगर ट्रिक देखें तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, पूरे सर्कल का एंगल कितना है 360 डिग्री, है ना। पूरे सर्कल में से 90 डिग्री प्रोडक्शन का, तो उसका परसेंटेज कैसे निकालूंगा, 90 आउट ऑफ 360, उसको 90 मार्क्स मिले कितने में से, टोटल 360 मार्क्स का पेपर है ऐसा समझ लो, इनटू 100, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 90 अपॉन 360 इंटू 100, परसेंटेज 100 में से होता है ना, तो जीरो के साथ जीरो कट, 9 4 जार 36, 9 10 जार 90, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो बचा 5 इंटू 5 विच इज 25% है, इसलिए परसेंटेज लिखेंगे। शॉर्टकट ट्रिक में सीधा इसका आंसर आपको पता है 25%, ठीक है। अच्छा चांस है कि ये शॉर्टकट ट्रिक से करोगे तो टीचर को अच्छा नहीं लगेगा। टीचर चाहेंगे कि आप ये सारा डेटा यूज करो, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स का डेटा यूज करो, प्रोडक्शन में कितने लोग काम करते हैं वो निकालो, फिर 10,000 टोटल नंबर प्रोडक्शन में कितने काम कर रहे हैं अपॉन टोटल वर्कर्स 10,000, और फिर परसेंटेज कैलकुलेट करो। आंसर 25% ही आना है।
मैंने जो शॉर्टकट ट्रिक बताई वो भी कॉन्सेप्ट करेक्ट ही है, लेकिन मत करो, बिकॉज हम लोगों को क्या मार्क्स चाहिए। खाली आंसर लाने से मार्क्स नहीं मिलते, आंसर कैसे ला रहे हो उससे मार्क्स मिलते हैं, प्लस टीचर को कैसा लग रहा है वो आंसर, उससे भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये 90 डिग्री यूज करूंगा, जैसे ये सब किया ना वैसे के वैसे यहीं पे कर दूं क्या। ये आपने ऑलरेडी देख लिया है कैसे मैंने निकाला है दोनों। ठीक है, तो यहां पे चलो यार ये सेम फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे नहीं करता हूं मैं, ये सेम फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं यहां पे नीचे। ओके, और ये एडमिन के जगह पे लिख देते हैं प्रोडक्शन। अगर मैं यहां पे प्रोडक्शन लिख दूं, मैं प्रॉड लिख रहा हूं खाली, तो ये थीटा कौन सा होगा, ये थीटा प्रोडक्शन का होगा। प्रोडक्शन में थीटा कितना है भाई, प्रोडक्शन का थीटा है 90 डिग्री, तो मैं यहां पे लिखूंगा थीटा 90 डिग्री इक्वल टू प्रोडक्शन अपॉन टोटल वर्कर्स हमको पता है कि है 10,000 इंटू 360। तो मुझे अगर प्रोडक्शन की वैल्यू चाहिए तो ये 10,000 को उधर भेजूंगा, 360 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड होगा, तो 90 इंटू 10,000 अपॉन 360 इक्वल टू, बचा सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्शन। ठीक है, यही सिर्फ बचा, ये दोनों को मैंने वहां फेंक दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 0 के साथ 0 कट, फिर 9 10 जार 9 4 जार, फिर यहाँ पे ये देख लो 4 2 जार 8, बचा 2, 4 5 जार 20, 0 20, 250 इंटू 10 आ जाएगा 2500 इक्वल टू प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन में 2500 लोग, 2500 लोग काम कर रहे हैं, 2500 लोग काम कर रहे हैं। ये पूछा ही नहीं है, ये हम निकाल रहे हैं परसेंटेज निकालने को, ये निकालने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। सपोज ये निकाल लिया, इसमें मैंने क्या नया किया, कुछ नया नहीं किया, जो मेथड कंस्ट्रक्शन में किया, जो मेथड एडमिन में किया, सेम मेथड प्रोडक्शन में किया। देखो कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स मिले, एडमिन के मिले, प्रोडक्शन के भी मिले, लेकिन तीसरे में नंबर ऑफ वर्कर्स पूछा ही नहीं है, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स पूछा है। अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ वर्कर्स जो भी, ठीक है, अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, जो भी चीज का परसेंटेज पूछा है, किसका पूछा है, प्रोडक्शन का परसेंटेज पूछा है, अपॉन टोटल कितने लोग हैं, टोटल मतलब प्रोडक्शन में कितने मार्क्स आए अपॉन टोटल मार्क्स। आप मार्क्स में हमेशा परसेंटेज समझते हो, अगर मैं आपको आपके मैथ्स के मार्क्स पूछूंगा या मैथ्स का परसेंटेज पूछूंगा तो आप क्या करेंगे, मैथ्स के जो मार्क्स हैं अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 करेंगे, तो पता चलेगा मैथ्स में कितने परसेंट मार्क्स आए टोटल में से, करेक्ट। तो ये इंटू 100 करेंगे, बिकॉज परसेंटेज हमेशा 100 से होता है। कितने लोग हैं हमें प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में है 2500 लोग, तो आ गया 2500। टोटल कितने थे वर्कर्स, वो तो चेंज ही नहीं हुआ, पहले क्वेश्चन में दिया था उसने कि 10,000 वर्कर्स हैं टोटल, तो यहां पे लिख दिया 10,000 इंटू 100 तो है ही, ये 0 के साथ 0 कट, ये 0 के साथ ये वाला 0 कट, ये वाला 0 के साथ ये वाला 0, ये 0 ये 0, बचा क्या भाई 25%। आया ना सेम आंसर, बट यहां पे घूम घूम के आंसर सेम आया है। ठीक है, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग यही मेथड सॉल्व करें, बिकॉज टीचर्स को भी यही मेथड समझ में आएगा और वो यही मेथड के मार्क्स देंगे। बल्कि 90/360 वाला तो ज्यादा इजी मेथड है, कंसेप्चुअली ज्यादा क्लियर है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि भाई प्रोडक्शन टोटल में से 90 डिग्री ले रहा है, टोटल कितना है, सर्कल में टोटल 360 होता है हमेशा, तो 90/360 इंटू 100 कर रहे थे, तो 90 1 जार 4 जार 4 1 जार 4 25 जार 25% आंसर आ रहा था, और इजी कट किया मैंने फास्ट करने के लिए, तो 25% आ रहा था। लेकिन इतना सिंपल सा देंगे तो टीचर बोलेगी यार मजा नहीं आया, मार्क्स नहीं मिलेगा। टीचर को मजा कराना है तो ये वाला मेथड करो, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह मैंने 5th क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व करके दे दिया है। ये रफ में था, अब इसको फेयर में करेंगे तब ये इतना सुंदर नहीं दिखेगा, हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये बड़े बड़े वर्ड्स आएंगे यहाँ पे जिसमें मजा नहीं आएगा। लेकिन हर बार लाइफ में मजा करने को नहीं मिलेगा यार, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं फेयर में कैसे करेंगे। तो ये फेयर में हम लोग इज्जत से लिखेंगे तब ऐसा करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सेंट्रल एंगल ऑफ फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि पहले में कंस्ट्रक्शन पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में, तो पहले लिखेंगे भाई सेंट्रल एंगल फॉर फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसको हम थीटा नाम देंगे, वो कितना है 72 डिग्रीज। हमको पता है कि कोई भी सेंट्रल एंगल, ये सब मत देखो, कोई भी सेंट्रल एंगल क्या होता है, उसमें कितने वर्कर्स हैं अपॉन टोटल इंटू 360। उसने कंस्ट्रक्शन का बोला है तो हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल फॉर फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऐसे मत सोचो बहुत नया कुछ इन्वेंट किया, यहां पे देख लो फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वही देख के मैंने लिखा है। हर जगह सेंट्रल एंगल लिखेंगे और जो पूछा है, यहां पे फॉर फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, यहां पे देखो सेंट्रल एंगल फॉर फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन लिखो या इन फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो, जगह कम पड़ेगी इसलिए इन कंस्ट्रक्शन लिख देना, और नीचे तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आएगा इंटू 360।
ये परसेंटेज नहीं है कि इंटू 100 कर दो, ठीक है। ये आप सेंट्रल एंगल निकाल रहे हो। सेंट्रल एंगल किस में निकाल रहे हो? सर्कल में। सर्कल में टोटल कितना होता है भाई? 360 होता है। अगर परसेंटेज होता तो हम 100 से निकालते। और एंगल की वैल्यू 72 है कंस्ट्रक्शन के लिए। नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन हमको निकालना है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमको पता है कि 10,000 है, दिया है क्वेश्चन में, इंटू 360। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको अकेला छोड़ दिया, ये 10,000 को उधर जाएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई, और ये 360 वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड। जब इसको सॉल्व किया, मैंने आपको ऑलरेडी रफ में सॉल्व करके बता दिया है, जीरो के साथ जीरो कट, 12 3s are 12 6s are 3 1s are 3 2s are, 2 into 1000 will be 2000। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे आंसर आ गया 2000, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000। तो उसका आंसर क्या लिख दिया? 2000 वर्कर्स आर वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन। ये हो गया फर्स्ट वाला खत्म। सेकेंड वाला सेम चीज पूछी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो हर जगह कंस्ट्रक्शन के जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन लिख दूंगा। और एडमिनिस्ट्रेशन का एंगल क्या दिया है? 72 के जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन का एंगल देखो यहाँ पे 36 है, करेक्ट। तो सेम चीज वापस कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिर्फ थीटा 36 हो गया। सब्स्टिट्यूट कर दिया हर जगह। जब सब्स्टिट्यूट किया, कंस्ट्रक्शन की जगह एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, इसको सॉल्व करना और आसान है। जीरो के साथ जीरो कट, 36 के साथ 36 कट, बचा सिर्फ 1000। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया 1000। आंसर लिख दिया 1000 वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे करके फर्स्ट और सेकंड तो खत्म हो गया। अब थर्ड में पूछ रहा है कि प्रोडक्शन में कितने परसेंटेज वर्कर्स हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं पूछा। नंबर ऑफ वर्कर्स फर्स्ट और सेकंड में पूछा था कि कंस्ट्रक्शन में कितने, एडमिनिस्ट्रेशन में कितने। थर्ड में पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन कितने। तो मैंने आपको इजी मेथड भी बताया ट्रिक, और मैंने आपको नॉर्मल मेथड भी बताया। तो नॉर्मल मेथड में हम लोग पहले ये सेम चीज प्रोडक्शन के लिए करेंगे। फटाफट से वीडियो पॉज करो, और ये जो मैंने आपको सिखाया ना, ये सेम तरीके से अच्छे से सुंदर तरीके से हर एक चीज पूरी लिख के प्रोडक्शन का नंबर ऑफ वर्कर्स निकालो। वहां पे फाइनल आंसर मत लिख देना ये वाला, क्योंकि ये पूछा ही नहीं है उसमें, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन क्या आता है, जल्दी से मुझे बताओ। करो वीडियो पॉज, करना है। मुझे पता है 10-15 मिनट से सेम क्वेश्चन चल रहा है, फिर भी आपको करना है, बिकॉज अगर हॉट्स क्वेश्चन में कुछ अलग आता है ना, तो ये 15 मिनट में जो मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन कराया, इसमें जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो काम आने वाला है। हॉट्स क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा मार्क्स पे क्या हो रहा है वो पूछा जाएगा। हॉट्स क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट का अगर टेस्ट हो रहा है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्शन का एंगल आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, वो देखकर ये सेम तरीके से लिखकर उसके नंबर ऑफ वर्कर्स निकालो। जब आप निकालेंगे तो आपको नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन आएगा 2500। ओके, आया तो जाके कमेंट में लिख दो कि मैंने खुद से किया और मुझे नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन आया है, ठीक है। अब उसने पूछा है परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन। परसेंटेज क्या होगा? कितने लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं अपॉन टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं। 10,000 परसेंटेज है, इसलिए इंटू 100। ये सॉल्व करके मैंने आपको बताया था 0 0 0 0, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, बचा सिर्फ 25। इससे अच्छा इजी कैलकुलेशन कहीं पे मिलेगा ही नहीं। 25%, तो 25% ऑफ वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। ये करके हमने इसका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आया समझ में? इजी था ना काफी। चलो वीडियो पॉज करो और ये पहला वाला पूरा कॉपी करो। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, फिर ये उसका आंसर लिखा है नीचे मैंने, कर लिया कॉपी। फिर ये उसका सेकंड पार्ट है, पॉज करो और कॉपी करो फटाफट, डन। एंड ये इसका थर्ड पार्ट है, जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप किया है पहले दो से, ये वाला, क्योंकि उसने परसेंटेज पूछा था। वीडियो पॉज करो और कॉपी करो, डन। तो ये सेकंड पेज, ये इसका फर्स्ट पेज। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है द एनुअल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अ फैमिली आर शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ठीक है, फिर से पाई डायग्राम दिया है, हमको पता है सर्कल में एंगल होता है 360 डिग्री। जब अगर वो बोल रहा है कि शेयर्स का 60 डिग्री एंगल है, कभी सुना है क्या? कोई भी बोलेगा कि शेयर्स मेरे पास कितने हैं या कितने के हैं, शेयर्स का एंगल नहीं बोलता कोई। ऐसे बोलेगा ना, मेरे पास तो टाटा के 10,000 शेयर हैं, या मेरे पास टाटा के 5 लाख रुपए के शेयर्स हैं, मेरे पास टाटा के 30 डिग्री शेयर्स है। ऐसा बोलेगा तो कान के नीचे पड़ेगी एक, बोलेंगे 30 डिग्री क्या होता है ना। ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए बना दिया। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये डिग्री को नंबर में या रुपीज में कन्वर्ट करना है। अब वो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज ₹2,000, उसने 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए शेयर्स में, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है?
मतलब शेयर्स, पोस्ट, डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी सब मिला के उसके पास कितना पैसा है वो पूछ रहा है भाई। अब अगर मुझे एंगल निकालना होता, सपोज ये एंगल नहीं दिया होता, ठीक है, सिर्फ आपको शेयर्स कितने के वो दिया होता, तो मैं क्या लिखता कि जो एंगल है अगर मुझे निकालना है, इट इज नथिंग बट जो भी अमाउंट मेरा शेयर्स में है, फेयर में लिखूंगा तब पूरा लिखूंगा, अभी रफ में कर रहा हूं, और जो अमाउंट मेरा शेयर्स में और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट। अभी यहां पे अगर मुझे रफ में नहीं लिखना तो ऐसे लिखना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट, वो सब मैं नहीं लिख रहा, इनटू कितने में से एंगल निकलता है 360 डिग्रीज, तो ये 360 लिख दो यहां पे। अब थीटा कौन सा होगा, जो शेयर्स का होगा, शेयर्स का थीटा है 60 डिग्री, तो यहां पे मैं लिखूंगा 60 इक्वल टू शेयर्स में कितने पैसे डाले हैं, वो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2000, फिफ्थ क्वेश्चन में अलग था, सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो आपको शेयर्स की वैल्यू दी है, टोटल नहीं दिए, आपको टोटल पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया था, टोटल दिया था और ऊपर वाला माल आपको पूछ रहा था, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, हमको तो कैलकुलेट करना है। शेयर्स हैं 2000 रुपए के, तो लिख दिया 2000 अपॉन टोटल पता नहीं है इनटू 360। अगर मुझे टोटल पता करना है तो टोटल को अकेला करना पड़ेगा, टोटल को वहां फेंक दो, 60 को इधर फेंक दो, तो जब टोटल इधर अकेला आएगा तो टोटल की वैल्यू मिल जाएगी, और ये हो जाएगा 2000 इंटू 360, और अपॉन क्या आ जाएगा, ये 60 यहां पे ऊपर से नीचे आ जाएगा। करो कैलकुलेट, जीरो के साथ जीरो कट, 6 1 जार 6 6 जार, 2000 इंटू 6 2 6 जार 12 और 3 जीरो, मतलब उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000, 12,000 क्या, रुपीज, ठीक है, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हमने फाइंड कर लिया 12,000 रुपीज। था ना एकदम सिंपल, आया समझ में, सेम फॉर्मूला यूज किया है, फेयर में मैं आपको बताऊंगा तब आपको पूरा कैसे लिखते बताऊंगा। अब वो पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक, फालतू का टाइम पास क्वेश्चन। अब आपको पता चल गया कि टोटल कितना है, टोटल कितना है भाई, टोटल है 12,000, वो यूज करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी मतलब ये नहीं निकाल सकते हैं कि आपको एग्जाम में कितने मार्क्स आने वाले, कुछ भी मतलब ये क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। अब यहां पे मैंने ये सेम चीज कॉपी कर ली, मुझे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिपॉजिटेड इन बैंक, तो मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में शेयर्स की जगह पे लिख दूंगा बैंक। क्या चेंज होगा, टोटल चेंज होगा क्या, नहीं, 360 चेंज होगा नहीं, सिर्फ थीटा चेंज होगा। थीटा किसका आएगा, इधर बैंक लिखा ना तो बैंक का ही थीटा आना चाहिए, तो बैंक मतलब डिपॉजिटेड इन बैंक कितना है भाई 90 डिग्री, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, थीटा की जगह पे 90 डिग्री इक्वल टू बैंक में कितना पैसा डाला मुझे पूछा गया है, और टोटल, टोटल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला है 12,000 रुपीज, वो यूज करूंगा यहां पे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन गलत हुआ तो गया, डोमिनो इफेक्ट आएगा, सब कुछ गिर जाएगा। तो टोटल कितना है, टोटल है 12,000 इंटू 360, ओके। अब बैंक का निकालना है तो इसको अकेला कर दो, 90 इंटू ये 12,000 नीचे ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 12,000 अपॉन ये 360 जो इधर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, इक्वल टू 360, बचा सिर्फ आपके पास बैंक, ओके। तो अब इसको कट करके सॉल्व करेंगे, जीरो के साथ जीरो कट, 9 1 जार और 9 4 जार, 4 1 जार 4 3 जार 0 0 0, बचा क्या बैंक में 3,000 इंटू 1 विच इज 3,000 रुपीज। तो मेरे पास बैंक के क्या इन्वेस्टमेंट है, बैंक में मेरे कितने डिपॉजिट है, रुपीज 3,000, ओके। तो मैंने ये भी निकाल लिया। थर्ड बोल रहा है हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी दैन इन म्यूचुअल फंड। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो ऐसा नहीं बोल रहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, वो ऐसा नहीं बोल रहा कि म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया, वो बोल रहा है भाई वो तुमको निकालना है तो निकाल लो, बट मुझे ये बताओ खाली कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना ज्यादा पैसा है म्यूचुअल फंड से। मतलब अगर म्यूचुअल फंड में उसने डाले थे 6 रुपीज और इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसने डाले 8 रुपीज, तो आंसर क्या होगा कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी में 8 रुपए डाले, म्यूचुअल फंड में 6 रुपए डाले, तो कितना ज्यादा डाला इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, 8 माइनस 6 विच इज 2 रुपीज, मतलब मुझे पता चल गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसने 2 रुपया ज्यादा डाला म्यूचुअल फंड से। आया समझ में, पर ये 8 और 6 नहीं, 8 और 6 तो मैंने एग्जाम्पल दिए थे, आपको ये निकालना पड़ेगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना और म्यूचुअल फंड में कितना, ठीक है। और एक तरीका क्या है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का एंगल 120 डिग्री है, म्यूचुअल फंड का एंगल 60 डिग्री है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना ज्यादा है म्यूचुअल फंड से, देख लो 120
माइनस 60, क्या बचेगा यहाँ पे 12 माइनस 6, 60 बचेगा। मतलब म्यूचुअल फंड से 60 ज्यादा है इमूवेबल प्रॉपर्टी। और 60 डिग्री कितना पैसा रिप्रेजेंट करता है वो तो हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां पे ये सॉल्व करने के पास आपके दो ऑप्शंस है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी पूरा कैलकुलेट कर लो, म्यूचुअल फंड में कितना पैसा है कैलकुलेट कर लो। कैसे करोगे, ये वाला सेम मेथड, ठीक है। तो सिर्फ थर्ड के लिए आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऐसे पूरा इतना सा लिखना पड़ेगा, फिर म्यूचुअल फंड का भी ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी में से म्यूचुअल फंड माइनस कर दोगे तो आपको थर्ड का आंसर मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा क्या होता है, दूसरा ऑप्शन ये है कि दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस है 60, और 60 डिग्री कितना पैसा रिप्रेजेंट करता है वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। वो 60 डिग्री आप निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा, करेक्ट। अगर आपको दिमाग लगाना है ना तो आपको पता है कि 60 डिग्री मतलब यहां पे भी देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री शेयर्स कितना था 2000 रुपए, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 60 डिग्री। और सर्कल में पाई डायग्राम में सेम एंगल हमेशा सेम वैल्यू देता है, याद है कि नहीं याद है, एक बार बताता हूं आपको, रुको। सेकेंड क्वेश्चन में जब हमने मार्क्स देखे थे तो इंग्लिश में भी 50 था और हिंदी में भी 50 था। हमको पता है मार्क्स सेम है तो एंगल सेम आता है, देखो 45 45। तो अगर एंगल सेम होता तो हमको पता है कि यहां पे मार्क्स सेम आते, ठीक है। ये जब पाई डायग्राम में आप करोगे तो ये ऐसे ही होता है, आया समझ में। तो देखो अब हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें पूछा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में म्यूचुअल फंड से कितना ज्यादा है। अगर खाली म्यूचुअल फंड पूछा तो हमको पता है म्यूचुअल फंड 60 डिग्री है ना, शेयर 60 डिग्री था तो शेयर्स की जो वैल्यू है सेम वैल्यू म्यूचुअल फंड की आनी चाहिए। शेयर्स की वैल्यू क्या है 2000 रुपीज, तो मैं बिना सोचे समझे लिख सकता हूं कि म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी 2000 रुपीज। मैं लिख सकता हूं, टीचर को अच्छा लगेगा क्या, नहीं अच्छा लगेगा, बट एटलीस्ट दिमाग में आंसर तो है कि म्यूचुअल फंड कितना है 2000 रुपए, ठीक है। बट अगर डिफरेंस निकालना है तो भी बहुत ईजी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना ज्यादा है म्यूचुअल फंड से 120 और ये 60, मतलब 60 ज्यादा है। 60 डिग्री मतलब मुझे पता है कितना रुपया होता है 2000 रुपए, तो सीधा पता चल गया कि ये जो है इससे 2000 रुपए ज्यादा है। एमसीक्यू होता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो बिना एक लाइन लिखे इसका आंसर आपके पास फ्री में रेडीमेड पड़ा होता, ओके। और अगर आपको दिखाऊं, चलो ये एग्जाम में नहीं लिखना, आपको ट्रिक बता रहा हूं। हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट, पोस्ट का एंगल कितना है 30 डिग्री, शेयर्स का आधा है, देखो शेयर 60 डिग्री है, 60 डिग्री का हाफ करोगे, ठीक है, हाफ करोगे तो क्या आएगा 30, मतलब शेयर्स में जो भी पैसा है पोस्ट में उसका आधा होगा। शेयर्स में 2000 रुपए तो उसका आधा कितना होता है 1000 रुपीज। तो सीधा आपको पता है कि पोस्ट का कितना पैसा इन्वेस्टेड है 1000 रुपीज। इतना टाइम पास वे में हो जाता है भाई, ये बहुत ही ईजी है ये। अगर आपको पोस्ट का पता है 1000 रुपीज, ठीक है, तो डिपॉजिट इन बैंक कैसे निकालोगे, पोस्ट का है 30, डिपॉजिट इन बैंक है 90, 30 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा 3 से। तो अगर पोस्ट का 1000 था ना तो 1000 को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बैंक का मिल जाएगा, विच इज 1000 इंटू 3, 3000 रुपीज। देख लो भाई यहाँ पे इतनी मगजमारी करने के बाद 3000 ही आया था, और ओरली पाई डायग्राम देख के आंसर निकालना भी उतना ही ईजी था। मैंने बिना एक लाइन लिखे पूरा सॉल्व कर दिया। देखो शेयर्स का मुझे दिया गया है 2000, ठीक है, अगर 60 डिग्री 2000 तो ये 60 डिग्री भी 2000, अगर 60 डिग्री 2000 है, 120 डिग्री 60 का डबल होता है, 60 इंटू 2, 6 2 12 होता है ना, तो अगर ये 2000 तो ये हो जाएगा 4000। अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री मतलब 2000, पोस्ट का 30 डिग्री उसका आधा है, 60 का आधा 30, तो 2000 का आधा 1000, ओके। डिपॉजिट इन बैंक 90 है, 30 डिग्री अगर 1000 है, 90 क्या है 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना, पोस्ट का 3 गुना एंगल, तो पोस्ट के 3 गुने रुपए भी होंगे। अगर यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे कितना होगा 3000, सारे रुपए मिल गए। अब आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट सबको ऐड कर दो, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12, 12000 आ गया सीधा। नेक्स्ट बोल रहा है बैंक में कितने पैसे है 3000 रुपए। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी में म्यूचुअल फंड से कितने ज्यादा है, इमूवेबल में 4000, म्यूचुअल फंड में 2000, तो कितने ज्यादा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2000 रुपए और एक्स्ट्रा है। आ गया इसका भी आंसर 2000, देखो 4000 माइनस 2000। हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट, पोस्ट का देखो ये रहा 1000 रुपए, बिना कुछ सॉल्व किए सीधा ये यहीं पे मिल गया आपको। बट ऐसे लिखोगे तो टीचर को आएगा गुस्सा और मिलेगा एग्जाम में 0। तो लिखना तो आपको प्रॉपर मेथड से है, लेकिन ऐसे मत सोचो कि डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। आया समझ में। अगर ये ट्रिक नहीं समझ में आई तो मत देखो यार, ट्रिक वैसे भी कोई काम नहीं आने वाली एग्जाम में। हाँ आंसर कंफर्म करने के लिए हो सकता है काम आए, बट
नहीं पता हो तो चलेगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो इग्नोर करो मैंने जो बताया, हम सीधा थर्ड का आंसर निकालेंगे। ओके, अब थर्ड का आंसर मैंने आपको बताया, आपके पास दो ऑप्शन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी निकालो, म्यूचुअल फंड निकालो, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लो, या दोनों के बीच का एंगल कितना है देखो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कितना पैसा रिप्रेजेंट करता है वो निकालो। फेयर में मैं आपको बता दूंगा। फोर्थ में हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट, सेम है यार, ये शेयर्स की जगह पे पोस्ट लिख दूंगा, पोस्ट का एंगल कितना है 30, तो ये थीटा के जगह पे लिखूंगा 30, पोस्ट का पैसा मुझे पता नहीं है तो पोस्ट लिखूंगा, टोटल मैंने निकाल लिया है यहाँ पे 12,000, तो टोटल की जगह पे 12,000 लिखूंगा और सॉल्व कर दूंगा। काफी सिंपल वे में हो जाएगा। ठीक है, आपको चाहिए तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, या फिर मैं आपको फेयर में बता रहा हूं ये थर्ड और फोर्थ कैसे करना है। थर्ड में देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा डिफरेंस इन एंगल बिटवीन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड म्यूचुअल फंड। क्यों डिफरेंस निकाला? बिकॉज उसने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है, उसने पूछा है हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड, मतलब दोनों का डिफरेंस पूछा है ना कि किसमें कितना ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, दोनों के एंगल का डिफरेंस निकाल लिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी 120 डिग्री था, म्यूचुअल फंड 60 डिग्री था, तो 120 माइनस 60 आ गया 60। अब कोई भी एंगल इज इक्वल टू जो भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपॉन टोटल इंटू 360, जो भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड होता तो म्यूचुअल फंड का एंगल आता, यहाँ पे अगर पोस्ट होता पोस्ट अपॉन टोटल तो यहाँ पे पोस्ट का एंगल होता। अब ये 60 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस इन एंगल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस इन इन्वेस्टमेंट। क्यों? बिकॉज शॉर्ट में लिखना पड़ेगा यार, ये पूरा लिखने जाऊंगा ना तो यहाँ पे 4 लाइन यूज हो जाएगी। तो ये क्या इन्वेस्टमेंट ही है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो मैंने लिखा डिफरेंस इन इन्वेस्टमेंट्स। नीचे हमेशा क्या आएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट। ये एंगल किस में से निकालते हैं हम लोग, 360 में से, इसलिए इंटू 360। सेम एंगल यूज किया है, सेम फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, अब डिफरेंस इन इन्वेस्टमेंट पता नहीं है, लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट तो फर्स्ट में निकाल लिया था 12,000 इंटू 360। यहाँ पे 12,000 ऊपर जाएगा, ये 360 नीचे आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कट, 6 1 जार 6 6 जार 6 1 जार 6 2 0 0 0, 2,000 रुपीज आ गया। ओरली निकाल लिया था ये तो मैंने। डिफरेंस इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है 2,000 रुपीज, तो नीचे लिख दिया 2,000 मोर इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। अगर ये नहीं समझ में आता तो चुपचाप अलग से इमूवेबल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करो, अलग से आप लोग म्यूचुअल फंड कैलकुलेट करो। अब अगर वो तो आता ही है, वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, नहीं आता है तो फोर्थ में देखो मैं पोस्ट निकाल रहा हूं ना, जैसे पोस्ट निकाल रहा हूं वैसे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हो, म्यूचुअल फंड भी निकाल सकते हो, सिर्फ एंगल चेंज होने वाला है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पोस्ट में क्या है देखो, अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट पूछा है, पोस्ट का एंगल है 30 डिग्री, तो मैं लिखूंगा 30 डिग्री इज इक्वल टू जितना पैसा पोस्ट में इन्वेस्ट किया अपॉन टोटल इंटू 360। ठीक है, अब ये 12,000 ऊपर जाएगा, 360 नीचे आएगा, 0 0 कट, 3 1 जार 3 12 जार 12 1 जार, यहाँ पे 1 0 0 0 बचा 1000, तो अमाउंट डिपॉजिटेड इन पोस्ट इज 1,000 रुपीज। जैसे मैंने ये निकाला वैसे आप म्यूचुअल फंड निकाल सकते हो, सिर्फ यहाँ पे डिपॉजिटेड इन पोस्ट की जगह पे आ जाएगा म्यूचुअल फंड, और सेंट्रल एंगल फॉर पोस्ट हो जाएगा सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड, जो भी उसका एंगल है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आ जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, इधर भी आ जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एंगल है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों का जो वैल्यू आएगा फिर माइनस करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है अपना थर्ड, ये है अपना फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड भी मैंने यहाँ पे फेयर में कर दिया है, मैंने नहीं बताया वो बिकॉज रफ में आपको समझा दिया था। अभी आपको फिफ्थ क्वेश्चन ठीक से आया तो सिक्स्थ भी आपको आ ही जाएगा देख के। ठीक है, सेंट्रल एंगल फॉर शेयर्स दिया था 60 डिग्री, तो अगर यहां पे शेयर्स लिखा तो ऊपर क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, नीचे हमेशा टोटल इन्वेस्टमेंट, और थीटा के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटू 360। शेयर्स का बात हो रहा है, उसका 2,000 रुपया है तो एंगल भी उसका ही आएगा। फिगर में से एंगल शेयर्स का पता है 60 डिग्री, ऐसा नहीं आएगा कि अरे यार ये 30 डिग्री पिंक है, पिंक तो मेरा फेवरेट कलर है, मैं ये डाल देती हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं चलता। अगर यहाँ पे शेयर्स लिखा है तो यहाँ पे एंगल भी शेयर्स का ही आएगा। फिर इसको सॉल्व किया तो आ रहा है 12,000, रफ में मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके बता दिया। सेम वे जब बैंक की डिपॉजिट के बारे में पूछा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेंट्रल एंगल फॉर डिपॉजिट इन बैंक इज 90 डिग्री। तो जब सेंट्रल एंगल फॉर डिपॉजिट इन बैंक है तो यहाँ पे ऊपर भी अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक ही आएगा। ठीक है, नीचे तो हमेशा टोटल इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे इंटू 360, उसको भी सॉल्व करके हमको ये आंसर मिल जाएगा। वीडियो पॉज करो और ये फर्स्ट वाला कॉपी करो एंड ये सेकंड वाला, थोड़ा जूम करके बताऊं क्या, दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है चलो, ये फर्स्ट वाला है, कर लो फटाफट से कॉपी, कर लिया। ये सेकंड है, डन। ये भी, ये थर्ड है, कर लिया ये भी कॉपी। ये है फोर्थ, वीडियो पॉज करके
करते रहो कॉपी। डन। फर्स्ट पेज पूरा और सेकंड पेज, एकदम सिंपल है। और कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया तो इसके बेसिस पे आपको कोई भी क्वेश्चन आया ना, आपको आना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूं ओरली सॉल्व कर पाओगे आप हर एक क्वेश्चन, बट ओरली के मार्क्स नहीं मिलेंगे वहां पे, रिटन एग्जाम है और अच्छे से मेथड बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 किया, एंड इसी के साथ हमारा स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेट 6.6 खत्म होता है। एंड ये चैप्टर के भी सारे प्रैक्टिस सेट खत्म होते हैं। यहाँ पे हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप सोच रहे होंगे वीडियो की लेंथ देख के कि अरे 35 मिनट्स में 2 क्वेश्चन कौन करता है यार, इतना टाइम थोड़ी ना है लाइफ में। बट आप ऐसा सोचो कि ये 35 मिनट्स आपने अगर ये 2 क्वेश्चन को दिए तो आपका पाई डायग्राम 100% सॉर्टेड है। उस पर कोई भी क्वेश्चन आया अगर ऐसा, आप सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज मैंने हर एक वर्ड आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो ना तो हर कॉन्सेप्ट 2 मिनट में नहीं क्लियर होता है यार, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टाइम जाता है। और आप ये अच्छे से देख लो तो आपके हॉट क्वेश्चन भी अगर इस पे बेस्ड है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सोचो ये इन्वेस्टमेंट है। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी पाई डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए, वो भी ओरली सॉल्व कर पाए। ठीक है, अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में आपको कोई नहीं सिखाने वाला। और ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि चैनल को सपोर्ट मिले और आपकी चैनल इतनी आगे बढ़े एंड मुझे मोटिवेशन आए कि मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियोस बना सकूं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।